अपना सूटकेस हाथ में लटकाए ही वह उतर गई। एक क्षण को उस बियाबान स्टेशन का सन्नाटा उसे सहमा गया था। यदि कोई उसे लेने आया तब क्या करेगी वह? एक लुंगीधारी काला कदर्य व्यक्ति उसे घूरे जा रहा था। अचानक अम्मा के सरल घबराए चेहरे की स्मृति उसे विकल कर उठी। कितनी बार अम्मा उसे समझा बुझा कर हार गई थी। मुझे तेरा उतनी दूर जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता है कुमू। 4 दिन रुक जाती तो मैं बड़े भैया को बुला लेती, तुझे पहुंचा भी आते और देख भी आते कि कैसे हैं लोग। और फिर तेरी यहाँ की नौकरी कौन बुरी है? अखबारी विज्ञापन का क्या ठिकाना। अभी कहते हैं इतनी तनख्वाह देंगे, न दें तो तू अकेली उस अनजान शहर में क्या कर लेगी? किंतु कुमुद को उस शहर का एक एक पल जैसे काट खाने को दौड़ रहा था। धर्म भीरू अम्मा का, छोटी बहन उमा का, जिसे उसने कुछ दिन पहले मार मार कर बेदम कर दिया था, और छोटे उद्दंड भाई लालू का सान्निध्य अब वो जैसे एक पल भी नहीं सह पा रही थी। उसने ये निश्चय बहुत सोच विचार कर ही किया था। प्रत्येक संभावना को उसने रात दिन जगकर अपने विवेक की तुला से तौल कर ही इतनी दूर आने का फैसला किया था। वो कुछ दिन और लखनऊ रह जाती तो निश्चय ही मानसिक संतुलन खो बैठती। उमा ने क्या उसे कहीं मुंह दिखाने लायक रखा था? उसे लगा था कि भाई बहन माँ प्रतिवेशी सब उसके दुश्मन बने भाला लिए उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। सहसा उस बीहड़ से स्टेशन में खड़ी कुमुद का हृदय एक अज्ञात आशंका से कांप उठा। अम्मा ने ठीक ही कहा था। ऐसे उन अनजान शहर में उसका बिना किसी के पूछे केवल एक पत्र का सूत्र पकड़कर चले आना बचपना मात्र था। वो एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। तार तो उसने भेज दिया था, अब भी क्या कोई उसे लेने नहीं आया? मिस साहब, वही लुंगीधारी सहसा उसकी ओर बढ़ाया। माफ करें, आप लखनऊ से तो नहीं आई? हाँ, क्यों? कुमुद ने कुछ सहम कर ही उसे संदिग्ध दृष्टि से देखा। साहब ने हमें लेने भेजा है। खुद आ रहे थे, पर रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई। कहने लगे, नूर बख्श तुम ही चले जाओ। लाइए हुजूर, सूटकेस मुझे दीजिए। बड़ी सधी नम्रता से उसने उसके हाथ से सूटकेस ले लिया और आगे आगे चलने लगा। अपनी बड़ी बड़ी सहमी आंखों से इधर उधर देखती कुमुद उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। एक एक पैर जैसे 20-20 शेर का हुआ जा रहा था। यदि वह कोई गुंडा हुआ तब? यदि साहब का भेजा गया आदमी था तो पहले दूर ही खड़ा खड़ा उतनी देर से उसे घूरे क्यों जा रहा था? पहले ही क्यों ना लपड़ आया? इतनी देर तक वो क्या कोई कुटिल योजना बना रहा था? उसे पहचानने में उसे इतना समय क्यों लग गया? उस छोटे से स्टेशन पर उस ट्रेन से उतरने वाली वही तो एकमात्र सभ्य महिला थी जो 2-3 बक्से बुक्से लिए उतरी भी थी। बाकी सब भुच्च देहातिने थी। खैर, बाहर चलकर देख लेगी। यदि कार आई होगी तो संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि गुंडा ही होता तो वो कैसे जान लेता कि इस ट्रेन से वही उतर आएगी? स्टेशन का बहिरंग उसे और भी उजड़ा वीरान लगा। एक लाइन में खड़े कुछ मरियल से घोड़े जूते इक्के, फर्श पर पसरे यात्री, बुक्का धारिणी, पच पच पान थूकती महिलाएं, रिरियाते बच्चे, दुर्गंध के तीव्र भभके के बीच से तीर सी निकल बाहर आई तो जैसे जान में जान आई। आप आइए, आप बैठे, मैं सूटकेस पीछे रख दूं। उसने कार का दरवाज़ा खोला। रेशमी लेस लगे पर्दों में संवरी उस फिएट को देख कुमुद आश्वस्त होकर बैठ गई। क्या नाम है तुम्हारा? कार नंबर उसने मन ही मन नोट कर लिया था। चालक का नाम भी उसे जान लेना चाहिए। वो बड़ी देर से यही सोचकर भी संकोचवश नाम नहीं पूछ पा रही थी।
जी, नूर बख्श कहते हैं खादिम को। नूर बख्श? यहाँ से कितनी दूर अभी और जाना होगा? दिन ढल चुका था। उस उजाड़ कस्बे की वीरानी भी जैसे पुरवैया झोंके के साथ साथ उससे लिपटती जा रही थी। उस भयावह चेहरे के चालक के साथ उसे अकेली जाने में एक बार फिर एक अजीब भय की सुरसुरी उसके सर्वांग को सिहरा गई। यही कोई 10 किलोमीटर होगी साहब की कोठी, बस ये चले और ये पहुंचे। हे राम, 10 किलोमीटर! कोई अजनबी भी यदि उस पल कुमुद से कार चलने से पूर्व वहीं उतर लखनऊ चलने का प्रस्ताव रखता तो शायद तत्काल वहीं उतर पड़ती। ये कैसी मूर्खता कर बैठी थी वो? क्या आए दिन अखबारों में वो ऐसी घटनाएं नहीं पढ़ चुकी थी? चले हुजूर? सहसा उस रहस्यमय विनम्र चालक ने पूछा तो वो चौंक पड़ी। चलो, हाँ चलो। और कुमुद ने निढाल होकर सीट पर पीठ साध ली। जब ओखली में सर दे ही दिया तो मूसली से कैसा डर। पिछले 15 दिनों के कटु अनुभवों ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उद्दंड भाई की अबाध्यता, छोटी बहन का निर्लज्ज आचरण, निरी अम्मा की विवशता, किसी को भी वो क्षमा नहीं कर पा रही थी। ये सब ना हुआ होता तो शायद लखनऊ कभी न छोड़ती। उस अंधकारमयी निर्जन सड़क पर तेजी से भागी जा रही कार में बैठी कुमुद की आंखें छलछला आईं। उसके बिना अम्मा कितनी असहाय हो उठेगी। कौन उसका राशन लाकर धरेगा? मकान का किराया, बिजली का पानी, पेंशन पिता की, उसका सब काम कौन करेगा? अम्मा ने दबी जबान से ये सब उससे कहा भी था। कुमुद, मैं जानती हूँ तू हमसे रूठ कर जा रही है, पर हमारा क्या होगा ये भी तूने सोचा है? मैं जानती हूँ कि अभागों ने तेरी ही थाली में खाकर उसी में छेद किया है, पर तू ये भी जानती है कि तू चली गई तो वो दोनों मुझे लट्टू सा नचाएंगे। कोई भी अच्छा लड़का मिलता तो मैं इस कुलबोरनी को तो विदा कर देती, पर फिर अम्मा स्वयं ही अपने अज्ञानवश मुंह से निकल गई उस अस्वाभाविक कामना के लिए खिसिया कर कहने लगी थी, पर मैं क्या करूं? क्या कभी ऐसा होने दूंगी? भले ही लाख अच्छे रिश्ते मिले, वही होगा जो हमारे कुल में सदा होता आया है। घर की बड़ी लड़की पहले विदा होगी, तब छोटो। बस भी करो अम्मा, उसने झुंझला कर कहा। मैंने तुमसे कह दिया है, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हें हर महीने पूरी तनख्वाह भेज दिया करूंगी। तुम्हारे छोटे मोटे काम मेरे कॉलेज का चपरासी बनवारी आकर निपटा जाएगा। मैंने उसे भी समझा दिया है। बीच बीच में उसके हाथ में 10-20 रुपये रखती रहना। वैसे भी तुम्हें बहुत मानता है। रही उमा और लालू की चिंता, दोनों को मैंने कड़ा सबक कंठस्थ करा दिया है। नहीं समझे तो खुद भुगतेंगे। इस बीच तुम मामा से कहकर उमा के लिए अच्छा लड़का ढूंढती रहना। इतनी अच्छी तनख्वाह मैं नहीं छोड़ सकती। उस पर खाना पीना रहना सब कुछ उन्हीं के मत्थे। मैं थोड़ा बहुत हाथ खर्च रख पूरी तनख्वाह तुम्हें भेज सकती हूँ। ठीक ही तो कहा था उसने। यहाँ कॉलेज से उसे मिलते ही कुल 5 सी, उसमें से भी कुछ आने जाने में निकल जाते, कुछ उमा लालू की फीस में, 2 ट्यूशन से लगभग 300 और कमा लेती थी। 300 बाबूजी की पेंशन के मिलते थे। बड़े कष्ट से ही वो गृहस्थी की गाड़ी खींच रही थी। इसी से 1200 के वेतन का चुग्गा उसे उस अज्ञात कस्बे में इतनी दूर खींच लाया। अब नित्य ये तो नहीं सुनना होगा कि कुमुद आज गेहूं ले आना, चावल भी खत्म है, कॉलेज से लौटेगी तो चाय का बंडल लेती आना और राशन की दुकान में पूछती आना चीनी आई कि नहीं। आधा महीना बीत गया और अभी तक छटाक भर चीनी भी नहीं मिली। बाजार से 8 रुपये किलो चीनी मंगा रही हूँ। इन सब 120 अप्रिय आदेशों से तो छुट्टी मिलेगी। मिस साहब लीजिए, हम 15 मिनट में ही घर पहुँच गए।
कार का द्वार खोल नूर बख्श ने हाथ की घड़ी देखकर कहा। कुमुद ने चौंक कर देखा। बड़ी सी हवेली की पोर्टिको में कार आकर रुक गई और वह अपने सोच विचार में ही उलझी रह गई। आप आइए, मैं सामान फिर उतार लूंगा। वह उतरकर उसके पीछे पीछे चलती दीवान खाने में पहुंची। बाहर से जीर्ण दिख रही उन पांडुवर्णी हवेली की अंतरंग सज्जा इतनी मनोहारी होगी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बड़े बड़े झाड़ फानूस, दीवारों पर टंगी निष्प्राण चीते भालू की खालें, 12 सिंगे के वार्निश से चमकते श्रृंग, कांच की निर्जीव आंखें, पीतल के विराट चमकते नगाड़े के फूलदान, शीशम की कुर्सियों पर रेशमी गद्दियां, चारों ओर पीढ़ियों के अभिजात्य के स्पष्ट हस्ताक्षर कुमुद को गहनतम हीनता के गहवर में डुबो गए। ये कहाँ आ गई थी वो? इस गुदगुदे कालीन की पश्मी गहराई में अपनी चप्पलें किस दुस्साहस से वो रख पाएगी? सहसा अपनी गुजी मुली वायल की साड़ी उसे कांटे से चुभने लगी। कैसी मूर्ख थी वो! क्या यही साड़ी रह गई थी पहनने को? अपने सीमित साड़ी कोष से वो 2-3 ऐसी साड़ियाँ तो निकाल ही सकती थी जो इस राजसी परिवेश से मेल खा सकती थी। किंतु तब वो क्या जानती थी कि जिस गृहस्वामिनी के सीधे साधे पत्र की भाषा जितनी सहज थी, उसकी गृह सज्जा की ज्यामिति उतनी ही दुरूह होगी। आप बैठिए, मैं साहब को खबर कराऊं। नूर बख्श ने सूटकेस लाकर एक कोने में धर दिया और सीढ़ियां चढ़ता ऊपर की किसी मंजिल में अदृश्य हो गया। कुमुद ने पर्स खोलकर एक बार फिर वो पत्र पढ़ा। पिछले 10 दिनों में वो कितनी बार उस पत्र को पढ़ चुकी थी। कहीं समझने में कुछ भूल तो नहीं हो गई थी? पत्र में उसके आह्वान में जो उत्साह मुखरित हुआ था, वो तो उसे अपने स्वागत में कोई लेश मात्र भी नहीं दिख रहा था। न स्टेशन पर ही गृह का कोई सदस्य उसे लेने आया, न कार की आहट पाकर ही उसका स्वागत करने कोई नीचे उतरा। ये तो नहीं लग रहा था कि हवेली में सब सो गए हैं। असंख्य कोष्ठों प्रकोष्ठों में से प्रत्येक गवाक्ष बिजली से जगमगा रहे थे, जैसे कोई विराट जहाज किसी बंदरगाह पर लंगर डाले पड़ा हो। नहीं, पत्र का आदेश एकदम स्पष्ट था। महोदय, आपका पत्र मिला। आप अविलंब आकर अपना कार्यभार ग्रहण करें। आपको वेतन संबंधी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। प्रत्येक माह की पहली तारीख को आपको 1200 का चेक प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त खान पान निवास संबंधी आपकी प्रत्येक इच्छा को हम यथासंभव पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे। जैसा कि मैंने अपने विज्ञापन में भी स्पष्ट कर दिया था, अपनी रुग्ण पत्नी की देखभाल के लिए मुझे एक सहृदया संगिनी की आवश्यकता है, परिचारिका की नहीं। हम केवल 2 प्राणी ही इस ग्रह में रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी। आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ग्रह में आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। भवदीय राजा राजकमल सिंह। सहसा सीढ़ियों पर क्रमशः नीचे उतर रही पदचाप की आहट पा उसने अचकचाकर चिट्ठी फिर पर्स में डाल दी, पर फिर सीढ़ियों से उतर रहे व्यक्ति को देखने का साहस उसे नहीं हुआ। जब दीवान खाना ही ऐसे ठाठदार था, तो गृहस्वामी भी निश्चय ही ठसकेदार होगा। मिस साहब, ये तो गृहस्वामी नहीं, उसके सामने नूर बख्शी खड़ा था। साहब ने कहा है आप अभी थक कर आई हैं, नहा धोकर थोड़ा सुस्ता लें। चलिए मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। कुमुद उसके इस विचित्र संबोधन से बार बार चिहुक सी रही थी। कल उससे स्पष्ट कह देगी, उसे मिस साहब कहकर ना पुकारे। उसे लग रहा था जैसे वो किसी मिशन अस्पताल की नर्स हो। वो सूटकेस उठाकर फिर उसे एक सुदीर्घ सुरंग सी गैलरी से ले जाता। जिस कमरे के बाहर खड़ा हुआ, उसके बाहर ही बेंच पर बैठी एक बुढ़िया ऊँघ रही थी। लो, सारी कोठी ढूंढ आया और ये यहाँ बैठी ऊँघ रही हैं। मैं कहता हूँ बुआ, दरवाज़ा खोलो, नई मिस साहब आ गई हैं। पर बुढ़िया अपना निर्विकार चेहरा लिए
पूर्ववत ऊँघती रही, किसी म्यूजियम में धरी जैसे कोई मिट्टी की मूरत हो। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, बेहद लंबी नाक पर छोटे छोटे सूरजमुखी के फूल के आकार के सोने की लॉन्ग छींटदार लहंगा, मुसलमानी कुर्ती, काले झीने दुपट्टे को कान सिर पर मफलर सा लपेटे बुढ़िया न हिली न डुली। ऐं, कहीं अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई बुआ? नूर बख्श ने फिर हंसकर सूटकेस नीचे धरा और बुढ़िया के दोनों कंधे पकड़कर झकझोर कर धर दिया। कुमुद लपक कर उसे ना संभाल लेती तो बेंच पर ही दोनों पैर साधे ऊँघती बुढ़िया निश्चय ही जमीन पर औंधी गिरती। बस काम ही क्या है इसका, खाना और सोना। ये नहीं कि हम स्टेशन गए हैं तो ऊपर जाकर 2 घड़ी मालकिन के पास बैठ जाए। बुरी तरह घबराई बुढ़िया दोनों हाथ जोड़ विनम्र भयभीत मुद्रा में न जाने कितनी बार दुहरी होकर कुमुद के सामने फर्शी लगा गई। हुजूर सलाम। अच्छा बस बस, अब सलाम ही ठोकोगी कि जाओगी और कमरा भी खोलोगी? नूर बख्श ने झुंझलाकर उसे डपट दिया। लहंगे के नेफे में बंधा चाबी का गुच्छा निकाल बुढ़िया ने द्वार खोल दिए। आइए सरकार। नूरबख्श सूटकेस लेकर भीतर गया और उल्टे पैर लौटकर बोला, आप बाहर ही खड़ी रहिए मिस साहब, ये हरामखोर बुआ किसी काम की नहीं। क्यों बुआ, इतना भी नहीं हुआ तुमसे कि लाओ खिड़कियां खोल दें? लगता है तब से ही बंद है, जब से। सहसा वो अपना वाक्य पूरा ना कर सका। आग्नेय दृष्टि से बुढ़िया को भस्म कर भुनभुना उठा। ये बात ठीक नहीं है बुआ, हम साहब से ज़रूर कहेंगे। 100 बार तुम्हें बचाया है, पर इस बार तुम्हें सज़ा दिलानी पड़ेगी। तुम्हें पता था कि मिस साहब आज आ रही हैं, क्या अब तक कमरे की सफाई भी नहीं हुई तुमसे? हम का जानी कि ई कमरा में मिस साहब रही हैं। यहाँ मरियम मिस साहब फांसी लगाए चोला छोड़े रहीं। 15 दिन तो पुलिस केस सील मुहर रही। अब जाने जोन दिन से खुला मुला हम रोज धुलाई करत हैं। अब कौनो औलिया पीर केर मजार है जो हम लोबान दिखाए दे? बुआ जान्यो। दांत पीसता नूर बख्श बुढ़िया पर खोखिया कर झपटा। तुम्हार जीभ हम खींच डारब। साहब सुनिए तो। साहब सुनिए तो का होए, हम डरत है का साहब से? जो बात भई रही हम बताए दें। अब तो हार जीव में आए, खटिया भीतर डालो चाहे बाहर। इसके कहने का बुरा मत मानिएगा सरकार, हवेली की सबसे पुरानी मुलाजिम है। इसी से नकचढ़ी के तेवर हमेशा चढ़े रहते हैं। नूरबख्श शायद कुमुद का विवर्ण चेहरा देखकर समझ गया था कि वो बुरी तरह सहम गई है। यही उसके निष्पाप चेहरे का सबसे बड़ा दोष था। उसका क्रोध, विषाद, उल्लास, भय अनाड़ी हाथों से पुते अंगराग सा पूरे चेहरे पर बिखर जाता था। इसी से उस उद्विग्न चिंतातुर भोले चेहरे को देखते ही नूर बख्श को लगा कुख्यात कमरे का बदनाम अतीत बुढ़िया उसे थमा गई। वहाँ कदम रखने में वो झिझक रही है। यहाँ कोई और कमरा नहीं है क्या? उसने पूछा तो नूर बख्श ने एक बार फिर उसी उत्साह और फुर्ती से ज़मीन पर धरा सूटकेस उठा लिया। है क्यों नहीं सरकार, हवेली में 25 कमरे हैं। चलिए आपको उस कमरे में ले चलूं जहां साहब के फिरंगी मेहमान ठहरते हैं। इस बार वो उसे लेकर निचली ही मंजिल के जिस हवादार कमरे में पहुंचा, उसे देखकर ही कुमुद की समस्त क्लांति दूर हो गई। हवा के ऐसे फरफराते झोंके जैसे बीसियों कूलर चल रहे हों। आप गुसल कर सुस्ता लें, मैं तब तक चाय लाता हूँ। उसके जाते ही कुमुद द्वार बंद कर दुल्हन से सजे उस कमरे को घूर घूर कर घूम घूम कर देखने लगी। गुलाबी मसहरी लगा पलंग, नक्काशीदार श्रृंगार मेज़, चांदी के मोमबत्ती दान में 70 खड़ी सफ़ेद दीर्घकाय मोमबत्ती, एक और धरा बड़ी चिमनी लगा लैंप जिसे शायद हवेली विद्युतोज्ज्वल होने से
जिसे शायद हवेली विद्युतोज्वल होने से पूर्व कभी जलाया जाता होगा। खिड़की के अधखुले पोर्ट खोल कुमुद बाहर देखने लगी। खिले गुलाबों की कतार उसे मुग्ध कर गई। नाना वर्णी गुलाब हवा में झूम रहे थे। खिड़की से ही हवेली के दोनों भाग आलोक से जगमगाते स्पष्ट दिख रहे थे। जितनी ही झरोखे नुमा खिड़कियां थीं, उतने ही प्रकाश से उज्जवल, ठीक जैसे लखनऊ के कैसर बाग की बारादरी। पत्र में तो लिखा था, हम 2 प्राणी हैं, मैं और मेरी पत्नी। तब इस बुलंद आलमगीर इमारत का अंग प्रत्यंग किस किस की उपस्थिति का आभास देता था, ऐसा जगमगा रहा था। कौन रहता था यहाँ? और वह बुढ़िया किस मिस साहब की फांसी के प्रसंग की ओर इंगित कर रही थी? वो न जाने कब तक इसी सोच में डूबती उतरती खिड़की पर ही खड़ी रही। तभी उसे अचानक याद आया, नूर बख्श उसे लेने 20 मिनट में आएगा कह गया था, और वो अभी तक हाथ मुंह भी नहीं धो पाई। हड़बड़ाकर उसने सूटकेस उठाया। यत्न से बिछे उस ऐश्वर्यपूर्ण पर्यक में उसका जीर्ण सूटकेस पैबंद सा ही लग रहा था। कपड़े निकालकर नहाने गई तो गुसलखाने की बत्ती ढूंढने में फिर उलझ गई। सहसा एक बटन खटखटाते ही एक साथ कई बल्बों की अंगूरी गुच्छा ऐसे जगमगा उठा कि वो सहम गई। विदेशी सज्जा में सजे गुसलखाने को देख उसे सहसा मकड़ी के जालों से भरे अपने संकीर्ण गुसलखाने की याद हो आई, जहाँ नहाने में, कपड़े धोने में ज़रा भी चूक हुई तो कुहनियाँ दरदरी बिना चुने पुती दीवारों से टकराकर छिल जाती थी। उस मकान में सम्मिलित रूप से रहने वाले किराएदारों का वो एकमात्र संयुक्त गुसलखाना था। सुबह 4 बजे उठने पर ही गुसलखाने का एकांत उसे मिल पाता था, और कहीं भूल से कभी नहाने या कपड़े धोने के साबुन की बट्टी वहाँ छूट जाती तो उसके दूसरे नंबर पर नहाने वाली गौरी चाची उसे बाजीगरी सफाई से आलोप कर देती। नहाते नहाते कुमुद को हंसी भी आ गई। एकाएक गौरी चाची उसी ऐतिहासिक कौशल से पार की गई बट्टी को ब्लाउज के भीतर छिपाकर गीले बाल तौलिए में जटाजूट बना बाहर निकली कि गुसलखाने को हथियाने देहरी पर खड़े लालू से टकरा गई। लालू का कहना था कि उसने उसके ब्लाउज के भीतर उस तीसरी अस्वाभाविक उभार को देख जानबूझकर ही उन्हें ढकेल दिया था। गौरी चाची चारों खाने चित्त गिरी और फक से गीली बट्टी ब्लाउज के भीतर ही निकल जमीन पर फिसलती चली गई। ये तो दीदी का साबुन है, उस मुंहजोर ने चीख कर पूरे घर में गौरी चाची की बदनीयती का पोस्टर चिपका दिया था। चल हट मुँह झौंसे, मेरा साबुन है। ज़रूर है, तुम्हारे बाप ने भी कभी नहाया है, कभी महारानी संदल साबुन से? तुम तो अपनी कटहल सी खाल पर हमेशा लाइव बॉय रगड़ती हो। हे राम, आज एकादशी के दिन मुझ रांड रंडकुली को इल्ज़ाम लगा रहा है। मुर्दे कहाँ है तेरी माँ? कुमुद ने हाथ पकड़कर अबाध्य लालू को अपने कमरे में खींच लिया था। साबुन तो तुम्हारा ही है, चोर चोटी कहीं की। लालू जोर जोर से चीखने लगा। हाथ जोड़कर ही वह उसे चुप करा पाई थी। तुम ही बनो महात्मा गांधी, लालू कहने लगा। तुम्हारी इसी एक्टिंग से मेरे हाथ जले जाते हैं। कभी बुढ़िया हमारा साबुन पार करती है, कभी मंजन, तुम और अम्मा सब कुछ देखकर भी मक्खी निगलती हो। चुप कर लालू, क्या कहेंगे सब? कहने दो, लालू किसी के बाप से नहीं डरता। एक तो बुढ़िया गुसलखाने में ही गंदगी करती है, कहती है संडास में जाने पर छूत लगेगी, धोती बदलनी पड़ेगी। अरे मैं पूछता हूँ, चोरी करने में नहीं लगेगी छूत? इन पाखंडी पहाड़ी बुढ़ियाओं को देख मेरा खून खौल जाता है। काश लालू उमा को वह महल का सुघड़ स्नान गृह दिखा पाती, बौरा आ जाते दोनों। बड़ी देर नहाने पर भी उसका मन नहीं भरा। जब बाहर निकली तो नूर बख्श ने बड़ी विनम्र खटखट से उसे सूचित किया,
मिस साहब तैयार हो लें। वह उन्हें साहब से मिलाने द्वार पर प्रतीक्षारत बैठा मिलेगा। कैसी मूर्ख थी वो, आज सिर धोने की ऐसी जल्दी क्या आ पड़ी थी। अब कैसे सुखाएगी इन घने बालों को। बड़ी निर्ममता से ही भीगे बालों को सुलझा उसने पीठ पर डाल दिया। चैत के भेटुंडों में माँ की दी गई सफ़ेद अंगाइल पहन वो आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने उतरे सूखे चेहरे को देख उसे स्वयं तरस आ गया। वो मन ही मन जिस अज्ञात भय से इस रहस्यमय परिवेश में प्रतिक्षण ठंडी पड़ती जा रही थी, उस भय की एक एक रेखा उसके कामनीय चेहरे पर उतर आई थी। तुम अपनी उम्र से बहुत छोटी लगती हो दीदी। सब हमसे पूछते हैं तुम बड़ी हो या कुमुद। हमें अच्छा नहीं लगता। अब तुम जूड़ा बनाया करो दीदी। उसी दिन से वो अपनी पृथुल वेणी को जूड़े में लपेटने लगी थी। फिर भी वो छोटी लगती थी। उमा के शरीर की गढ़न, चेहरे की परिपक्वता उससे कहीं अधिक मजी खिसी थी। बिना बाहों के ब्लाउज से निकली अपनी दुबली बाह को साड़ी के आंचल से ढांक उसने ललाट पर आईब्राउ पेंसिल से बिंदी का ठप्पा धरा और बाहर निकल आई। एक क्षण को नूर बख्श उसे देखता ही रह गया। बत्तियों के जगमगाते प्रकाश में उसकी दुबली गोरी एकदम स्कूली लड़की सी दिख रही कुमुद को देख वो कुछ देर हतप्रभ सा खड़ा ही रह गया। ये बित्ते भर की लड़की क्या खाक संभालेगी उसकी मालकिन को। आइए सरकार। कुमुद एक बार फिर उसी दीवान खाने में बैठी गृह स्वामी की प्रतीक्षा करने लगी। एक भुजंग काली प्रौढ़ अपने घेरदार लहंगे की मज्जी फहराती चाय की ट्रे धर गई। कितनी नौकरानियां थीं यहाँ और प्रत्येक का चेहरा कदर कुत्सित। क्या जानबूझकर ही यहाँ अशोक वाटिका की सी इन राक्षसियों की नियुक्ति की गई है। चांदी की चायदानी पर फहराते पंखे की फॉल प्रतिबिंबित हो उसकी आकर्षक नक्काशी को और प्रखर कर रही थी। तश्तरी पर धरे मेवे मिष्ठान देख कुमुद को एक बार फिर अपनी भोजन लोलुप चंचल छोटी बहन की याद आ गई। अब तक वो इस दुर्लभ जलपान के साथ अकेली बैठी होती तो उसकी भांति क्या उंगली के नाखून दांत से कुतरती, ऐसी अकर्मण्य बैठी रहती। अब तक कई काजू उसने बाजीगरी सफाई से उदरस्त कर लिए होते। वही स्मृति एक मोहक स्मित बन उसके होठों पर उतरा ही था कि वो अचानक गृहस्वामी को सम्मुख खड़ा देखकर अचकचा उठी। अपने दिवा स्वप्न में डूबी वो मूर्ख क्रमशः निकट आती पदचाप को भी क्या सुन नहीं पाई। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको लेने स्टेशन नहीं आ पाया। उसने हंसकर उस कुर्सी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। आप बैठिए मिस जोशी। आई एम सॉरी, अचानक मालती की तबीयत खराब हो गई थी। उसे उत्तर में क्या कहना चाहिए यही सोचती पसीने में डूबी कुमुद फिर भी खड़ी रह गई। बैठिए। आकाशवाणी के किसी अनुभवी उद्घोषक का सा गुरु गंभीर कंठ स्वर सुनकर वो बैठ तो गई पर आगंतुक की ओर आंखें उठाकर देख नहीं पाई। आपने यहाँ आकर हम पर कितना उपकार किया है मैं बता नहीं सकता। मैं जानता हूँ इस अनजान बस्ती में आकर आप अवश्य घबरा रही होंगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ हम आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। फिर वह स्वयं चाय बनाने उठे तो नतमुखी कुमुद की दृष्टि उस अजनबी के पैरों पर पड़ी। कितने गोरे पैर थे, एकदम गुलाबी। तब क्या इनके वंश में कोई अंग्रेज था। दुग्ध धवल एक बर्रा पैजामे के चौड़े पांचे रह रहकर पंखे की हवा से उड़ रहे थे। लीजिए। उसकी ओर चाय का प्याला बढ़ाया। साहस कर कुमुद ने पहली बार उस सौम्य कांति व्यक्ति के चेहरे को देखा। शांत गंभीर चेहरा, तीखी नाक, चौड़े कंधे, चिबुक पर
घाव का एक तिरछा निशान। ऐसे सधे अंदाज में संवरी मूछें जैसे किसी कलाकार की दक्ष तूलिका ने यत्न से चित्रांकित की हो। पुकारने में कंठ स्वर जितना ही बुलंद था, बोलने में था उतना ही मंद। बीच बीच में लगता था फुसफुसाहट ही में आधा वाक्य डूब गया है। किंतु आंखों में तिरती किसी अव्यक्त पीड़ा का अवसाद बीच बीच में पूरे चेहरे को अस्वाभाविक बना रहा था और ललाट पर खिंची आकस्मिक गांठ देखने वाले को सहमा जाती थी। कहीं न कहीं इस व्यक्ति के मन में कोई उलझन अवश्य है। ये भोली कुमुद भी समझ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रहा है और बावजूद अपने तेज, अपनी वैभव मंडिता हवेली के परिवेश एवं अपने पीढ़ियों के अभिजात्य के, अपने जीवन के किसी दुर्बल पक्ष की हीनता उसे उस कामनीय किशोरी सी दिख रही नव नियुक्त युवती के सम्मुख गूंगा बना रही है और चाहने पर भी जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा है। मिस जोशी, इस बार उसने घुटनों पर धरे अपने हाथ को उठाया तो उंगली की अंगूठी का नीलम देख कुमुद चौंकी। ठीक ऐसी ही नीलम की अंगूठी तो उसके बाबूजी भी पहनते थे। अम्मा कहती थी, इस नीलम ने हमारा सर्वनाश किया है। लाखों बार तेरे बाबूजी को समझाया था, पर उनकी जिद के आगे कौन जीत सकता था। पिता की मृत्यु के बाद वही तो महानगर वाले मामा के साथ खुनखुन जी की दुकान पर वो अंगूठी बेचने गई थी। तो क्या ये वही अंगूठी थी? मिस जोशी, मालती से मिलाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैंने विज्ञापन में अपनी रुग्ण पत्नी का उल्लेख किया था। इस बार नीलम की अंगूठी वाला हाथ अप्रस्तुत स्वामी ने फिर कुर्सी के हत्थे पर धर लिया। एक क्षण को उस हाथ की पकड़ ने कुर्सी को और भी मजबूती से जकड़ लिया। लग रहा था उस अजनबी लड़की के सामने बैठकर वो अपने दुर्भाग्य का प्रकरण खोल नहीं पा रहा है। अचानक उठकर वो चहलकदमी करता खिड़की के पास खड़ा हो बाहर देखकर कहने लगा, जैसे वो कुमुद से नहीं किसी बाहर खड़े व्यक्ति से बात कर रहा हो। मेरी पत्नी पागल है मिस जोशी। पिछले 20 वर्षों से उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैंने जानबूझकर ये बात इसलिए छिपाई थी कि कहीं सच बता दिया तो मेरा विज्ञापन व्यर्थ हो जाएगा। कुमुद ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एकाएक अब तक कि उसकी सौम्यता सहसा कपूर के धुएं सी उड़ गई। उसका गोरा चेहरा तमतमाता लाल पड़ गया। तो आप उसे पागल खाने में क्यों नहीं रखते? ये आपका अन्याय है सर। उसका आहत स्वर सहसा अशिष्टता की तीखी गूंज से खनक उठा। आप यदि ये सब अपने पिछले पत्र में मुझे बता देते तो मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा देकर एक पागल की देखभाल करने यहाँ क्यों आती? आपने कंपेनियन के लिए विज्ञापन दिया था, मैं वही कार्यभार संभालने आई थी। उसका गला विवशता से रुंध गया। आप शांत होकर पहले मेरी बात सुन लें मिस जोशी। आप मालती से मिल लें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वह उन्मादिनी अवश्य है, पर आज तक उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। उसका विचित्र उन्माद है, अपने ही घर में घुट घुट कर मनहूस चुप्पी में अपने को घुलाने वाला उन्माद। मैंने उसे पागल खाने में क्यों नहीं रखा? आप अभी बहुत छोटी हैं। एक लंबी सांस खींचकर उसने सिगरेट की राख झाड़ी और कुमुद के सामने की कुर्सी पर बैठ गया। जिसके साथ जिंदगी के पूरे 20 वर्षों की मीठी कड़वी यादें जुड़ी हैं, आज उसी की बेबसी का फ़ायदा उठा मैं चाहने पर भी अपने से उसे अलग नहीं कर सकता। बिजली के झटकों से तड़पाने किसी पागल खाने में नहीं भेज पाया। ये बात नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। कितनी ही बार दूर दूर तक घूम एक एक पागल खाने की खाक छान आया, पर जैसी हालत वहाँ मरीजों की देखी, फिर साहस नहीं हुआ। मालती की इस अवस्था के लिए
दोषी मैं हूं मिस जोशी। कुमुद ने सहमी दृष्टि से उसे देखा। ये कहाँ फंस गई थी वो, पागल पत्नी और ये रहस्यमय अपराधी पति। सोचता हूं मालती से मिलाने से पहले उसके केस हिस्ट्री भी आपको बता दूं। मालती जब गौना होकर इस हवेली में आई तब केवल 16 साल की थी। पालकी से उतरते ही उसे पहली बार दौरा पड़ गया। दांत भींच गई, हाथ पैर ऐंठ गए और पुतलियां पलट गईं। मेरी माँ का कहना था मार्ग में पीपल के नीचे कहारों ने डोली उतारी थी। वहीं का जिन्न चिपट गया। वो हंसा, पर कैसी करुण हंसी थी। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस रबिश। जिन्न विन कुछ नहीं, वही पागलपन की शुरुआत थी। बाद में सुना ये पागलपन उसके खानदान में है। 2 मामा पागल हैं, नानी भी उन्मादिनी थी। मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत की राजकन्या थी, पर नाना राज प्रमुख थे। उन्हीं ने झाड़ फूक में हजारों रुपया फूक दिया। न कोई मजार छूटी, न कोई मंदिर। कुछ दिनों ठीक रही, फिर मनहूस चुप्पी। किसी ने कहा कि छौछे में एक प्रख्यात मजार है, प्रेत मुक्ति तीर्थ, जहाँ से 4 कोस की दूरी रहने पर ही जब प्रेतग्रस्त रोगी चीखने चिल्लाने लगता है तब मुजावर जान जाते हैं कि रोगी इहलोक का नहीं है। मजार में पैर रखते ही मरीज बेदम होकर गिर पड़ता है। मेरी माँ जब मालती को वहाँ लेकर जाने की तैयारी करने लगी तब मैं अड़ गया। बहुत पहले मैं एक बार वहाँ अपनी मौसी की प्रेत मुक्ति देख चुका था। उस जंगली इलाज में मुजावरों ने मौसी को लोहे की जंजीरों से बांधा था। झोंटा पकड़ बुरी तरह घसीटा था, मिर्च की धूनी तक उसको दी थी। मैं मालती के साथ ये सब नहीं होने दूंगा, पर मेरी माँ की जिद ने मुझे पराजित कर दिया। 20 सिक्रामों में हमारा पूरा अंतःपुर वहाँ पहुँच गया। मैं रूठकर अपने एक मित्र के यहाँ चला गया। 3 महीने बाद लौटा तो देखा मालती एकदम ठीक हो गई है। 3 वर्षों तक वो फिर पूर्ण रूप से स्वाभाविक बनी रही। इन्हीं 3 वर्षों में हमारे पुत्र का जन्म हुआ। उसी के जन्म के लिए जैसे माँ रुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद मालती ने बड़ी सहजता से गृहस्थी का भार ग्रहण कर लिया। कभी कभी वो गुमसुम अवश्य हो जाती थी, पर उस चुप्पी में भी वो एक क्षण को भी मेरे और मेरे पुत्र के प्रति उदासीन नहीं होती थी। मैंने देखा कि उसकी पुत्र के प्रति ये आसक्ति उसे बिगाड़ रही है। मैंने ही फिर उसे एक दिन जोर जबरदस्ती कर नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। मालती बहुत रोई धोई। 3 दिन तक अन्न का दाना भी उनके मुंह में नहीं गया, पर फिर मेरे समझाने बुझाने से वो कुछ शांत हुई और धीरे धीरे उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वो पहली बार छुट्टियों में घर आया तो उसके सुघड़ सलीके और अदब कायदे को देख मालती मोह मुग्ध हो गई। पर मज़ार पर डंडों की मार से उतारा गया जिन्न शायद अब भी मुजावर की मार को नहीं भूल पाया था। उसने फिर बदला ले लिया। एक क्षण को चुप हो गए राजा राजकमल सिंह का गौरमुख मंडल मध्यम रोशनी के प्रकाश में कैसा तो विवर्ण लग रहा था। कैसा अद्भुत व्यक्तित्व था इस व्यक्ति का। कुमुद को लगा वो फिल्मी सेट पर कुशल अभिनय कर रहे किसी अनुभवी अभिनेता की शूटिंग देख रही है। कुर्ते की बाहों की कलफ में सीधी महीन चुन्नट, होंठों पर पान की लालिमा, बीच बीच में दीर्घ श्वास के साथ प्रखर हो पूरे कमरे में महक रही जर्दे की सुबास। एक दिन स्कूल से फोन आया, स्कूल के नए बने स्विमिंग पूल में आपका बच्चा डूब गया है। कैसी विचित्र लीला थी भगवान की। 1 साल पहले मैंने ही उस कालकूप के निर्माण के लिए सबसे अधिक डोनेशन दिया था। तब मैं क्या जानता था कि विधाता स्वयं मेरे हाथों मेरे बच्चे की चिता चुनवा रहा है।
क्या कहूँगा मालती से? क्या अब वो मुझे जीवन भर क्षमा कर पाएगी? फिर बड़े छलबल से उसे समझाया। विक्रम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैं उसे लेने नैनीताल जा रहा हूँ। वो जिद करने लगी, वो भी मेरे साथ चलेगी। मैंने कहा, मालती, मैं उसे यहीं तो ला रहा हूँ। बेचारी मान गई। वो क्या जानती थी कि मैं उसके बेटे को किस रूप में ला रहा हूँ। एक बार जी में आया उसे वहीं छोड़ जाऊं जहां मैंने उसे उसकी माँ से छीन कर भेजा था। पर मैं वचन दे चुका था कि मैं उसे घर लाऊंगा। मालती ने उसे देखा, न रोई न चीखी, बस एक बार डरते डरते उसके ठंडे ललाट को छुआ, फिर उठकर चुपचाप भीतर चली गई। उसी दिन से वो एक बार फिर अपनी उसी मनहूस चुप्पी में डूब गई। मुझे लगा मुझे शायद वो पुत्र की अकाल मृत्यु का कारण क्षमा नहीं कर पा रही है। शायद किसी सहृदय नारी का साहचर्य उसकी वो चुप्पी तोड़ दे। एक बात और भी है, इन बड़े बड़े कमरों में इतने वर्षों से हम दोनों एक दूसरे को देखते देखते बुरी तरह ऊबने लगे हैं। वो मायके भी नहीं जाना चाहती। कहीं बाहर घूमने का प्रस्ताव रखता हूँ तो उग्र होने लगती है। इसी से ये विज्ञापन दे दिया था।